जब हुकूमत में आएंगे हम इन मीटर्स को दरिया में फेंक देंगे। और 1 साल के बाद आप उसी मुंह से ये कहते हैं कि चूँकि मेरे रिश्तेदार मीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप गरीब भी अब मीटर का इस्तेमाल कर। कश्मीरियों को ये कहना कि ये दिमाग से कोई निकाले कि मैं किसी के दबाव में आने वाला हूँ, तो फिर एलजी को हटाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप दबाव में आने वाले नहीं है तो एलजी को हटाने की ज़रूरत क्या थी? साहब, आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके बीच में हो गई, ये दूरियां कहाँ तक बढ़ सकती? नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेरे बीच में नहीं है, इन इंडिविजुअल्स और मेरे बीच में है। लोगों के सामने आके इस तरह के तकब्बुर का इजहार करे कि मैं लोगों के सामने लोगों के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, उसे फिर जमहूरियत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो जमहूरियत में वही उरूज पाता है जो लोगों के जेन्युइन डिमांड्स के दबाव में आता है, सुनता है, उस पर अमल करता है। अच्छा, जो भी पार्टी में अभी है वो सब ऐसे है तो उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि क्या वो लोगों को आइडियोलॉजी के नाम पे गुमराह करते हैं या अपने आइडियोलॉजी के साथ सादिक है। मेरे ऊपर ये सवाल नहीं है। राज्यसभा इलेक्शंस हो गए, बीजेपी के 4 एक्स्ट्रा वोट्स हुए, अभी तक सब कंफ्यूज है कि आखिर ये 4 वोट्स आए कहाँ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हमारी तरफ से किसी ने भी गलती नहीं की है और आखिरी लम्हात पर हमें धोखा मिला है। फारूक साहब ये कहते हैं कि बीजेपी ने हमें ऑफर दिया था, डील दी थी, लेकिन हमने वो रिजेक्ट की। सजाद गनी लोन कहते हैं ये फिक्स्ड मैच है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगर उल्लाह हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ने शायद ये कहा कि मुझे पता है कि किसने किया है, मैं उनका नाम अब नहीं लूँगा। ये सारी बातें क्लियर होंगी, उनको बताना चाहिए कि किसने किया है, कि ये कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, किसी के साथ ज़ाती काम नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये लोगों का एतमाद मिला है इन लेजिस्लेटर्स को और उसी एतमाद के ज़रिए एमएलएज बने हैं। उस एतमाद का इन्होंने अंदर क्या किया, वोट किसको दिया, अगर चीफ मिनिस्टर को ये पता चला उन्हें बताना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि किसके एमएलए ने कौन सा काम किया है। तो ये सारे स्पेकुलेशंस जो है ये बैठ जाएंगी और ये पता चलेगा कि किसने कौन सा काम किया है। तो जितना जल्दी वो ये नाम बताए उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए भी और हम सब। आगा साहब, महबूब मुफ्ती ने सपोर्ट एक्सटेंड करने से पहले ही ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये पार्टी भरोसे लायक पार्टी तो है नहीं, ये वोट देने लायक भी पार्टी नहीं है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्यों भरोसा, एतमाद आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं पा रही? वो आप महबूब मुफ्ती जी से पूछिए। बाकी लोगों का एतमाद कमाना इस पार्टी की जिम्मेदारी थी। मैं यही 1 साल से कहता आया हूँ कि एतमाद जो मिला है ये इस तरह की सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में मिले हैं जब लोगों ने सारी उम्मीदें खोई थी। हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक भी छोटी सी भी गलती उस एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है, कोताही भी एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है। तो 1 साल से उस एतमाद की कदर रखने में मुझे नहीं लगता कि किसी सही डायरेक्शन में गए और कोई ऐसा काम किया कि 1 साल के बाद ये लगे कि लोगों के एतमाद में इजाफा हुआ है। तो ये सवाल पार्टी के लिए इंट्रोस्पेक्शन का एक सवाल है। इस सवाल के बुनियाद पे बजाय इसके कि वो तकब्बुर में आए, उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम सभी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि कोताही कहाँ पे हुई है। आगे साहब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, 2024 के जो इलेक्शंस थे, चाहे लोकसभा इलेक्शंस थे या असेंबली इलेक्शंस थे, आप स्टार कैंपेनर थे। अब आपने दूरी बनाई है इलेक्शन से, आपने ये भी कहा है कोई भी मेरा फ़ोटो कैंपेनिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों ऐसा है कि आप अब कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे जबकि आप स्टार कैंपेनर थे? उसके साथ रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्लियर कर चुके हैं कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा, और ये भी कि एलजी के पास फाइल जाती है, वहाँ से फिर फाइल वापस नहीं आती है। अगर वो होम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, तो एलजी साहब के पास क्यों नहीं जाते हैं वो फाइल्स निकालने के लिए? और यही बात है, मैं भी कहता हूँ ना कि लड़िए, हमें वोट ही इसीलिए मिला है कि हम लड़े। हमें दिल्ली की ताबेदारी करने के लिए वोट नहीं मिला है, हमें लड़ने के लिए वोट मिला है। और इलेक्शन से दूरी इसीलिए क्योंकि मैं यकीन रखता हूँ, मैं उस तरह की सियासत में यकीन रखता हूँ कि जो लोगों के साथ बात की जाए, जो उनको बात बोली जाए उस पर अमल होना चाहिए। 1 साल पहले जो हमने बातें की है उस पर अभी तक पार्टी ने अमल नहीं किया, तो मेरे पास ऐसी कौन सी वजह है कि मैं लोगों के सामने जाऊं और उनसे वोट मांगूं? फिर से मुझसे नहीं हो सकेगा। आप उस पॉलिटिकल एजेंडा पे देखिए जिस पे लोगों ने वोट दिया। लोगों ने आम सड़क बिजली पानी पे वोट नहीं दिया, एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए वोट दिया। वो लड़ाई कहाँ पर लड़ी है पार्टी ने? मैं अकेला लड़ता आ रहा हूँ, पार्टी उस डायरेक्शन में जा रही है, मैं इस डायरेक्शन में वो लड़ाई लड़ते लड़ते देख रहा हूँ कि पार्टी कहीं पे भी नहीं है, उस एजेंडा को छोड़ दिया है। तो वो लड़ाई भूल चुके हैं। 1 साल में मुझे दिखाई नहीं दी कहीं पे। चलिए ये कहते हैं कि हम लोकल गवर्नेंस देंगे। आज मैं चलिए इनके कहने के हिसाब से रूटीन गवर्नेंस के नाम पे लोगों से वोट मांगने जाऊँ, 2 मिनट के लिए मांगते, क्या बताऊँ
कि हमने 1 साल पहले आपसे कहा, लोगों से कहा कि मिसाल के तौर पर मीटर आपके ख़िलाफ़ लड़ाई है, आपके साथ ज़्यादती है, हम जब हुकूमत में आएंगे हम इन मीटर्स को दरिया में फेंक देंगे। और 1 साल के बाद आप उसी मुंह से ये कहते हैं कि चूँकि मेरे रिश्तेदार मीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप गरीब भी अब मीटर का इस्तेमाल करना उनसे सीख लीजिए। और इस हकीकत के बग़ैर कि आपने इक़्तिसादी हालत जो है अभी लोगों की ठीक की हो, अभी इक़्तिसादी हालत लोगों की ठीक नहीं हुई है। मीटर की ज़रूरत हर सोसाइटी में होती है, मगर उससे पहले सोसाइटी की वो इक़्तिसादी हालत उस सतह पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिज़र्वेशन को लेके आपने खुद देखा, मैंने एक कंडीशन रखी थी, चलिए ठीक है, बाकी की लड़ाई के बारे में आपसे जवाब मैं बाद में मांगूंगा। 3 दिन के अंदर नॉमिनेशन से पहले, 3 दिन के अंदर बड़गाम के नॉमिनेशन से पहले 3 दिन के अंदर रिज़र्वेशन का मसला तो आप अपनी सतह पे हल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। उससे मुझे भी इंटेंशन का पता चलेगा, उससे मुझे भी कम से कम ये पता चलेगा कि जो लोगों के साथ हमारे वादे हैं, अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में है उस पर हम सीरियस हैं। दिल्ली के साथ लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपने रिज़र्वेशन का मसला भी अपने तकब्बुर का मसला बनाया, और बच्चों को ये धमकी देना, स्टूडेंट्स को ये धमकी देना कि मैं आपके दबाव में आने वाला नहीं हूँ। कश्मीरियों को ये कहना कि ये दिमाग से कोई निकाले कि मैं किसी के दबाव में आने वाला हूँ। तो फिर एलजी को हटाने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप दबाव में आने वाले नहीं है तो एलजी को हटाने की ज़रूरत क्या थी? एलजी तो वही है, वही इंस्टीट्यूशन, अनडेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था जो किसी के दबाव में नहीं आता था, और आज भी नहीं आता है। लोग 2024 में इसीलिए निकले कि उनको वो डिक्टेटरशिप हटानी थी और दबाव में आने वाला जवाबदेह एक नुमाइंदा बिठाना था, जिसको लोगों के दबाव में आना, जेन्युइन दबाव में, नाजायज़ में नहीं, जेन्युइन दबाव में आना ही आना है। और जो इस तरह के लोगों के सामने आके इस तरह के तकब्बुर का इजहार करे कि मैं लोगों के सामने लोगों के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, उसे फिर जमहूरियत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो जमहूरियत में वही उरूज पाता है जो लोगों के जेन्युइन डिमांड्स के दबाव में आता है, सुनता है, उस पर अमल करता है। अच्छा आगा साहब, आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके बीच में हो गई, ये दूरियां कहाँ तक बढ़ सकती हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेरे बीच में नहीं है, इन इंडिविजुअल्स और मेरे बीच में है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी यही है जो मैं कह रहा हूँ। इनसे आज भी पूछिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी क्या है। हम अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई, 370 की लड़ाई, रियासत के लिए प्रोटेक्शंस की लड़ाई, आइन की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इस रियासत की खुद मुख्तारी की लड़ाई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी है। ये इंडिविजुअल जो वहाँ पे बैठे हैं ये उससे दूर है, मैं दूर नहीं हूँ। तो नेशनल, ये बात मत बताइए आप, हाँ ये बताइए कि इन इंडिविजुअल्स की आइडियोलॉजी के साथ मेरा इख्तिलाफ है, बिल्कुल है, क्योंकि ये अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ भी जो है वो ईमानदार नहीं है। ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूँ ये तो पहले हम सभी कश्मीरियों को किसने कही है? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कही है ना। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने आइडियोलॉजी के साथ, अपनी पार्टी के साथ? ये सारे इंडिविजुअल्स। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की उसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहा हूँ जो हमने सभी कश्मीरियों को बताया कि हम कश्मीरियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए बनाई थी आज से 70 साल पहले। अभी जो भी इंडिविजुअल्स इसमें है, ये सब इसमें है, जो भी पार्टी में अभी है वो सब ऐसे है। तो उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि क्या वो लोगों को आइडियोलॉजी के नाम पे गुमराह करते हैं या अपने आइडियोलॉजी के साथ सादिक है। मेरे ऊपर ये सवाल नहीं है, ये उनके ऊपर ये सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगर उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो इन्होंने आज ये साफ कर दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सोच में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हाल फिलहाल में ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा रिजर्वेशन इशू को लेके, तो इन्होंने वही कहा कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार थी और ये ज़रूरी है कि ये लोगों के मसले हल करे, और रिजर्वेशन का जो इशू है वो इन्हीं तक था और वो इस मसले को हल किया जा सकता था। और आज आगर उल्लाह ये भी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई भी लोगों का मसला हल नहीं किया गया, तो हम किस नाम पे आज जाए, ख़ास तौर पर आगर उल्लाह किस नाम पे जाए और वहाँ पर जो है बड़गाम में कैंपेनिंग करे या किसी भी इलेक्शन को लेके कैंपेनिंग की जाए। और भी क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फज़ा ज़ैनब।